अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सब लोगों का। वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अकबर बाजवा। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। अच्छा अकबर, अल्लाह खैर करे। तीसरी लहर आ गई है कोरोना की और लॉकडाउन जो है एक मरतबा फिर से लगा दिया गया है। एनसीओसी ने बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। 7 शहर ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तालीमी लॉकडाउन। मुझे एक बात बताएं, लाहौर इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़, किसी किस्म का लॉकडाउन यहाँ पे आपने महसूस किया है? लोगों को वो ऑब्जर्व करते हुए देखा है या आपको कहीं पे लगा है कि यार जिस तरह पहले था कि कहीं से गुजरने नहीं दे रहे? हाँ, नहीं, पता नहीं कुछ इलाकों में होगा, मैं तो अपने तौर पे बात कर रहा हूं। ये तो नहीं हुआ कि कहीं से गुजरने नहीं दे रहे, लेकिन शाम को मैं कल बाहर निकली थी तो मैं ये देख रही थी कि थोड़ा सा जिस तरह से होता है ना रौनक मेला, स्पेशली इतवार के दिन, उस तरह से नहीं था, थोड़ा कम था। और शाम के वक्त ही जो दुकानें हैं सारी बंद होना शुरू हो गई थी, तो उससे नजर आ रहा था कि काफी ज्यादा मुझे, हाँ, वो दुकानें वगैरह तो खैर कल वैसे काफी जगह पे बंद नहीं भी हुई, नहीं भी क्योंकि मंडे का कहा था ना, तो आज से जरा बाकायदा पता चलेगा कि क्या अच्छा इम्प्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन बाल है बहुत जरूरी। पुलिस हर जगह खड़ी होगी ऐसे कि बिल्कुल जो वो तमाम तालीमी इदारे हैं वो बंद हैं। इसके अलावा शाम 6 बजे का वक्त दिया गया है, तमाम मॉल्स बंद हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी। स्ट्रेन भी दूसरा ना ऐसा, ये भी लोगों को जानने की जरूरत है कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, ये जो ब्रिटेन से जो स्ट्रेन आया उससे ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा मुहलिक भी कहा जा रहा है। तो इससे खास तौर पे बचने की जरूरत है। पहले भी बचने की जरूरत थी, लेकिन ये तो बहुत जल्द एक शख्स से दूसरे तक इतना मुतादी है और इस पे जितना ज्यादा अमल दरामद, अभी जितना कैजुअल बिहेवियर हो चुका है हम सब लोगों का कोरोना को लेकर, इस तरह से इसको किया जाएगा, उतना सीरियस लिया जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने ये नोट किया, मुझे तो अभी तक नहीं लगा, लेकिन लेट्स सी आज, क्योंकि कल बहुत से लोग ये बहाना तराश रहे थे कि मंडे से चूंकि उन्होंने कहा है, वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात है, खुद भी जरा जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मैं तो इसलिए घर से बाहर भी नहीं निकला कल। मैं ऐसा ही है, आपको वैसे भी घर में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस सिचुएशन में तो आप घर में ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, अगर आपको जरूरत नहीं है बाहर जाने की। आज हमारे जो अहम टॉपिक्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है उसको चैलेंज करने का फैसला किया है ऑपोजिशन ने, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे, ऑपोजिशन क्या सोच रही है, इस बारे में भी आपसे शेयर करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। इसके अलावा जी सीमी जमाली साहिबा जो हैं, डॉक्टर सीमी जमाली, उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक 9 डॉक्टर्स की लिस्ट है, ग्लोबल हीरोज़ करार दिया है। उनमें से एक डॉक्टर सीमी जमाली जो हैं उन्हें करार दिया गया है, स्पेशली इस कोरोना की सिचुएशन में जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है सारी चीज़ों को। उनसे आपकी मुलाकात हमें करवानी है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बिल आखिर इसका मॉडल घर जो है 50 लाख घरों वाला मामला कुछ शुरू हो गया और आगे वो रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे अब कुछ अरसे में। लेकिन खूबसूरती इसकी ये है जो हमने आज डिस्कस करना है कि मटेरियल क्या है जो इसमें यूज किया गया है। बड़ी जदीद कंस्ट्रक्शन इन घरों के लिए हुई है और गर्म नहीं होते ज्यादा, ये बड़ी खूबसूरती है। जिस स्पीड से ये बन रहा है, आपको लगता है 50 लाख घर बन जाएंगे बाकी के 2-2.5 सालों में? बाकी लोग खुद भी तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अब देखें, उसमें सिर्फ ये नहीं था कि सारे के सारे उन्होंने बनाने थे। उन्होंने कहा था कि हम फैसिलिटेट करेंगे, 90% तक टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे। आपके पास कोई प्लॉट है तो बेचे मत, प्रॉपर्टी का कारोबार ना करें, कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसमें 13-14 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो वहीं से असल में अब जाके समझ आ रही है, बेसिकली वो करोड़ नौकरियां भी वहां से निकलेंगी, तो हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो वो जान के नहीं किया उन्होंने, आपका ख्याल, लेकिन वो आपको बता रहे हैं ना कि असल में नौकरियां गवर्नमेंट नहीं देगी, घर गवर्नमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट ऐसे हालात क्रिएट करेगी, ऐसे साजगार मामलात बनाएगी कि आपको हालात जो है ना वो मुझे थोड़े से जरा मुख्तलिफ लग रहे हैं। जैसे कहा गया था कि जैसे बनाए जाएंगे, हालात वैसे नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आखिरी जो हमारी स्टोरी होगी वो होगी जू बाइसिकल। ये क्या सर्विस है? बड़ी ज़बरदस्त है ये, उस दिन हमने लास्ट टाइम कवर भी किया था। ये बीआरटी ट्रैक के साथ साथ आप साइकिलिंग कर सकते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। जैसे यूरोप में, मैं गया तो नहीं यूरोप, लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ पे बाकायदा ट्रैक्स बनाए गए हैं जो साइकिलिस्ट्स के लिए ट्रैक्स हैं, एग्जैक्टली, खास तौर से एक्सरसाइज वगैरह बड़ा जबरदस्त काम है। पहले टॉपिक से सेनेट इलेक्शन की बात, वैसे सरप्राइज हुआ था सेनेट इलेक्शन का जब रिजल्ट आया उस दिन? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ था। बिल्कुल आपको ये भी सरप्राइज नहीं हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी हार गए और फिर उसके बाद मिर्जा अफरीदी जीत गए? ये भी सरप्राइज नहीं हुआ आपके लिए? हम लोग पहले ये डिस्कस करके गए थे। खैर जनाब, अब मामला कुछ यूँ है कि सेनेट इलेक्शन हो गए, हुकूमत पहले कहती रही, बोलती रही, बल्कि चीखती रही कि ये हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लेकिन अब जबकि ऑपोजिशन हारी है तो अब हॉर्स ट्रेडिंग का शोर है और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर अब ऑपोजिशन की तरफ से उंगलियां उठाई जा रही हैं। हुकूमत भी पहले कह रही थी। हुक्मरान जमात को यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर शुगू को शुबात हैं, तो पीपल्स पार्टी के जो सादिक संजरानी साहब हैं उनके चेयरमैन मुंतखब होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर नाला हो चुकी है ऑपोजिशन। अब
बिल्कुल ऐसी सूरत हाल आ चुकी है। ऑपोजिशन दोनों को मसला है। 7 वोट मुस्तरद करने पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने के लिए तैयार है और आजकल में हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी जाएगी। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि जो सेनेट का इलेक्शन है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है, उसके अंदर जो कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट होता है वो इलेक्शन करवाता है, उसमें इलेक्शन कमीशन का हाँ, ये भी सब ये इलेक्शन कमीशन के किरदार को लेकर क्यों बात की जा रही है? 2-3 दिन से ये बातें चल रही है ना, वो क्यों उसके बाद ये होगा कि अब ये तो अदालतों में जाके जरा क्लियर होगा और पता चलेगा क्या है। वो इस वजह से चल रही है कि जिसको जो सूट करता है वो करता है। अब देखें, एक को सूट नहीं किया, पहले गिलानी साहब जीत गए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेस रिलीज इशू कर दी। तो मैं तो वैसे वेट कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जरा ऑपोजिशन जो इस वक्त बातें करी उस पर भी कोई क्या कहती है। ऑपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगाई, जिसे प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने जो है खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया और 7 वोट जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। अब ये मामला अदालत देखेगी क्योंकि ऑपोजिशन ने ऐलान कर दिया कि वो इस इंतखाब को चैलेंज करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक रोज़ पहले पोलिंग बूथ के अंदर नस्ब होने वाले खुफिया कैमरों का मामला जो था ना, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था और उसके बाद जो हम देख रहे हैं बहुत ही सियासी हलचल जो है वो मची हुई है। अच्छा, हम उस दिन भी बात कर रहे थे अकबर की जो ट्विटर पर जंग चल रही थी। हाँ, सही फवाद चौधरी साहब जो है वो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जल्दी से जाके ना सारे कैमरे ढूंढ लें, कहीं ऐसा ना हो कि मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो है ना सारी वायरिंग उखेड़ दें सेनेट की। तो बड़े मजे की उनकी जानिब से ट्वीट्स। कैमरे वैसे आयशा ऐसी थी, ये जैसे हमारे सामने लगे हुए ना, इतने बड़े कैमरे हैं कि आप एंटर हो तो आप ये हो नहीं सकता कि आप इसको मिस कर दें। इनको खुफिया कैमरे वो कह रहे थे। तो और ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है कि मिले भी नून लीग के एक सेनेटर को और पीपल्स पार्टी के दोनों इकट्ठे गए थे ना, दोनों इकट्ठे गए थे और वो जाते साथ ही उनको उनकी नज़र जो है ना वो कैमरों के ऊपर पड़ी थी। बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन थी, हमने बहुत एंजॉय किया। सादिक संजरानी जो है वो अकलियत में थे, लेकिन उसके बावजूद वो चेयरमैन सेनेट एक मरतबा फिर से बन गए हैं, लेकिन उनके लिए सेनेट चलाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद का कार्ड खेलने के लिए पर तोड़ रहा है। एक दफा फिर वो पहले भी जो हुआ। अच्छा, वैसे एक तो बात ये है कि सादिक संजरानी साहब तो जीत गए, लेकिन जो मिर्जा आफरीदी साहब को वो 8 जाया शुदा वोट, अच्छा सीख लिया उन्होंने कि बाकायदा जाके सीख लिया, कितने क्विक लर्नर है ऑपोजिशन। नहीं, वो आपका क्या ख्याल है कि वो उन्होंने गलती से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पर लगता है? मैं सीरियस बात कर रही हूं, मतलब क्या हो गया अकबर, मतलब आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूं। अचानक लगा, मैंने कहा शायद आयशा को कुछ हो गया। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सेनेट की कुर्सी हिलाने के लिए ऑपोजिशन इत्तेहाद जो है वो नंबर गेम में खुद को ज्यादा मजबूत तस्वुर कर रहा है और आने वाले कुछ रोज मुल्क की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। जैसे कि हमेशा बड़ी तब्दीली आने का कुछ ना कुछ लग ही रहा होता है। और आयशा, एक और चीज़ यहाँ पर कि अभी तो जो मामला होता है वो होगा, लेकिन उसके बाद जब कानून साजी की तरफ मामला जाएगा तो ये ज्यादा रिफ्ट आ जाएगी दोनों में। पहले तो वो पहले ही नहीं मानते और वो कहते थे जी एनआरओ मांग रहे हैं हमसे, तो कोई कानून साजी नहीं होगी। अब तो खैर उनकी मेजॉरिटी बहरहाल है, उनकी चेयरमैन चाहे इनका शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब पर अब ऑपोजिशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इस इलेक्शन को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ को भी इससे पहले इलेक्शन कमीशन से कुछ शिकायत रहीं और इंतखाबात की शफाफियत पर तनकीद आप लोग भी करते रहे हैं। तो क्या आप समझते नहीं कि एक मौका आ गया कि यहाँ पर ऑपोजिशन के साथ मिलकर आप इस सब मामले का कोई हल निकालने की कोशिश करें? देखिए, बात यह है कि हमारा तो मौका बड़ा वाज़ेह था, लेकिन यही ऑपोजिशन वाले जिन्होंने के वोट की मुखालिफत करके इस पूरे मुल्क में ये कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि लेजिस्लेशन को आप सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने मुखालिफत की। अगर ये चीजें ये मान लेते, अगर इनके दिल में कोई चोर ना होता तो ये मसले मसाइल होते नहीं। अब अगर उनको इस इलेक्शन के रिजल्ट्स पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो जाएं, उनका जो एक वो हक है, कानूनी हक है कि वो जाएं जिधर जाते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करेंगे कौम का, उससे बनना कुछ भी नहीं है। कवानीन बड़े क्लियर हैं, पार्लियामेंट का अंदरूनी मसला है, तो ये जो है तो अपोजिशन इसको सिर्फ अपनी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी बनाना चाहती है और अपनी खिफत बिठाना चाहती है, और कुछ भी नहीं है, इसका निकलना कुछ भी नहीं है। आप मेरे ये अल्फाज नोट कर लें। अच्छा सर, सेनेट इलेक्शन तो अब हो चुका है, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पीडीएम की तहरीक दोबारा से शुरू होगी। अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है पीडीएम की जानिब से तो फिर हुकूमत का क्या लाहेअमल होगा और ऑपोजिशन को एहतजाजी तहरीक चलाने की इजाज़त दी जाएगी या फिर एहतजाज को रोका जाएगा? हमने तो सिर्फ ये देखना है कि कानूनी दायराकार में रह के अगर ये आते हैं इस्लामाबाद, हम ना कोई रुकावटें डालेंगे,
और ना हमने कोई इनके सख्ती करनी है। ये इनको हम ऑनेस्टली भी देंगे बिकॉज ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, कोई इनके साथ है नहीं। अवाम जो है तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इनके पहले बयानिए को भी, और आपने देखा कि पहले भी जितने इनके जलसे हुए, जितने इन्होंने अपने मौका बदले, इस्तीफे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो तो हुआ नहीं। तो अब इस मौके पे दोबारा, और आपस में इनका इत्तेफाक भी नहीं है। आपने देख लिया इलेक्शन के, कल के इलेक्शन में कि किस तरह से एक दूसरे को इन्होंने घोंपा। तो इनमें आपस में कुछ वो है नहीं। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, इनमें आपस में आपको पता है एक चपकलिशी चल रही है और वो वाज़ेह हो गई है। तो इसलिए मौलाना साहब के साथ जो इन्होंने किया है, तो जाहिर है कि एक दूसरे के सामने ये एक्सपोज भी हो गए हैं और एक अदम एतमाद की इनके दरमियान एक कैफियत है। बिल्कुल सही। और सर वैसे लोगों की ये ख्वाहिश है और बहुत पूछ रहे हैं कि जैसे आपने पीटीआई के केपी के कुछ एमपीएस निकाले थे, तो गिलानी साहब को जिन्होंने वोट दे दिया आपकी पार्टी के जो लोग थे, ज़मीर के सौदागर कह लें उन्हें कैसे तलाश किया जाएगा या कर लिया गया है, और क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होना है? देखिए यार, बात यह है कि इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि आपको ये बात पूछनी चाहिए कि दोनों पार्टीज ने मिलके एक प्राइम मिनिस्टर के इस मौकफ को क्यों अपोज किया, जो कि था कि आप आजादाना, इंडिपेंडेंट और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए शो ऑफ हैंड्स का इलेक्शन करें। वो नहीं किया बिकॉज ये इनकी जो नीयत थी वही गलत थी। इनका पैसे का इस्तेमाल ही इनकी सियासत का एक बुनियादी सुतून है। तो ये सवाल तो आप उनसे पूछिए ना, आप इसको छोड़ें कि हमने क्या करना है। हमने किया भी है और आगे भी करेंगे। सही सही। अच्छा सर, नून लीग का हम देख रहे हैं कि बयानिया और साथ साथ उनके रहनुमाओं का लहजा जो है वो इंतहाई तल्ख होता जा रहा है। अब जावेद लतीफ़ साहब की बात कर ले, उनकी तरफ से भी ऐसा बयान सामने आया जिसे इंतहाई नामुनासिब करार दिया जा रहा है। क्या नून लीग बंद गली में जा रही है? उनकी सियासत का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? ये हमेशा से बंद गली में गए हैं। ये तो जब शुरू हुई थी इनकी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये बंद गली में जा रहे हैं और इनको इसका हमें तजुर्बा है। पीटीआई ये सारी चीजें कर चुकी है। हमसे बड़े धरने किसी ने नहीं किए, 126 दिन लॉन्ग मार्च, हमने जलसे, तारीखी जलसे हमने किए, लेकिन कुछ उससे हुआ नहीं। तो इनको तो आवाम ने पजीराई नहीं दी है। तो इनकी तो जो पूरी गेम है वो तो ओवर हो गई है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे तजर्बे से सीखें, हम भी इससे पहले बंद गलियों में जा चुके हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी उस बात तरह से एक और हिसाब से धरने वाला जो हो गया कि हुकूमतें नहीं जाती। लेकिन एक और अभी तमाशा लगने वाला है, वो जावेद लतीफ़ साहब वाला आपने सवाल पूछा ना आज मरियम के हवाले से, जो आज मरियम साहिबा ने नैब में पेश होना, आपको याद है ना पिछली दफा जब क्या हुआ था, जब एग्जैक्टली। और आज देखते हैं कि इंतजामिया काफी अलर्ट होगी। लेट्स सी। नहीं, आप ये ना सोचिए, आप ये सोचिए कि आज वहां से क्या प्लान बनेगा और कितना को काफिला निकलेगा वहां से, और आज कौन से अंडे और पत्थर चलने हैं। आप इसीलिए तो कह रही हूँ कि इंतजामिया क्या तैयारी करेगी ये भी देखना होगा ना, क्योंकि पहले तो कह रहे थे ना कि हमें था कि भाई आएंगी, वो पेश हो जाएंगी, लेकिन बाद में जो पत्थर वगैरह चले हैं तो फिर उनको वापस से भेजना पड़ा। और फिर उनके ट्वीट्स बड़े मजे के आए थे कि क्यों वापस भेज रहे हैं मुझे, बुलाएं मुझे। अभी खैर अभी हाई कोर्ट में उनकी वो जमानत के लिए ना, नहीं वो तो हम खैर वो जैसे वहां पर गई थी, वो तरीकाकार उसी तरह का होगा जैसे नैब पहुंची थी। वो उनके कारकुनान भी हो सकता है, काफिले की हमेशा साथ जाते हैं, वो तो होगा। लेट्स सी आज क्या होता है। अच्छा, इसी सारी सूरत हाल पर हम कुछ मौक़िफ़ ले लेते हैं पीपल्स पार्टी का भी। फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया गया है और अदालत में पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आएगा वो हम जानना चाहेंगे। आपके ख्याल में क्या इतने दलाइल मौजूद हैं कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिलवाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए बिल्कुल अदालत में जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही है। हमारी लीगल टीम से मशावरत भी हो चुकी है, केस वो तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल या परसों, या तो कल डेफिनेटली हो जाएगा इंशाल्लाह, वरना परसों हम अदालत में जा रहे हैं। और उनके साथ जो सबूत आप कह रहे हैं, एक दिन दहाड़े डाका डाला गया है पूरी कौम के सामने, 21 करोड़ आवाम के सामने एक डाका डाला गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं कि ये 7 वोट यूसुफज़दा गिलानी के हैं और मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। आपको पता है कि प्रिजाइडिंग अफसर का ताल्लुक सिंध से है, उनका ताल्लुक GDA से, जो इत्तेहादी हैं PTI के।
अब वो अपना बोगस जो है पीपल्स पार्टी का जो बोगस है उनके दिल में वो वहाँ पर नहीं। आप उनके रवैया देख रहे थे कि आप प्रिजाइडिंग अफसर का ये रवैया होता है जो उसने अपना रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन दहाड़े 7 वोटों का डाका डाला गया है। हम इलेक्शन का लदम नहीं बल्कि हम ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके जा रहे हैं कि यूसुफ गिलानी को जीता हुआ डिक्लेयर करे। वो 7 वोट हमारे हैं, लिहाजा यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो 1 वोट से जीत चुके हैं। ठीक है कुंडी साहब, वो जो अदम एतमाद की तहरीकें हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ, वो कोई इरादा है शुरू करने का, और अगर है तो कहाँ से शुरू करने का इरादा है? देखें हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम मरकज़ में वज़ीर आज़म स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं और पंजाब में भी ला सकते हैं, वहाँ पर भी बड़ी नैरो मार्जिन है। तो अब ये PDM की लीडरशिप ने फैसला करना है कि कब और किस तरीके कहाँ पर हमने अदम एतमाद की तहरीक पहले लेके आनी है। तो मिलकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर हमने ये फैसला करना है। पहले जब हम कह रहे थे कि मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी चाहिए, हम पे एक सवाल होता है कि हम कहाँ से मेंबर्स पूरे करें, क्या होगा। तो हमने साबित कर दिया है, यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत ने साबित कर दिया है कि हम मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं और कामयाब भी कर सकते हैं। अच्छा सर, हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से ये बात करती है और उनका रवैया जो है इस तरह से होता है कि पार्लिमानी सियासत में मज़ाहमत की जाए, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए ताकि एक जो पार्लिमानी सियासत का सिलसिला है वो चलता रहे। अब इलेक्शन भी हो गया है सेनेट का, अब PDM की तहरीक जो है क्या वो दोबारा शुरू करने का इरादा है? लॉन्ग मार्च और धरने की जो तजवीज़ अब सामने आई है उस पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? और पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों की बातें भी की जा रही हैं, उस पर क्या बिलावल भुट्टो साहब अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे? क्योंकि पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि इस्तीफ़े नहीं देंगे बल्कि हम सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हम जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा है कि इस्तीफ़े जो है हमारे लिए एटम बॉम्ब है और हम एटम बॉम्ब जो है वो आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो PDM के जो भी फैसले हैं मुतफ़िका तौर पर होते हैं। और ये जो है लॉन्ग मार्च का फ़ैसला हुआ है 26 तारीख को, जो है वो लॉन्ग मार्च महंगाई मार्च का नाम हमने इसको दिया है। हम महंगाई मार्च शुरू करेंगे। 29 तारीख को काफ़िले यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है बिल्कुल जो भी धरना है, जो चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की जो फैसला है उसके साथ बिल्कुल जो है वो मुतफ़िक होगी, वही काम करेगी जो PDM की मुतफ़िका फ़ैसला होगा। और जो अदम एतमाद की तहरीक है या इस्तीफ़ों का है, जब भी PDM की लीडरशिप फैसला करेगी हम तमाम जो है एक पेज पे होंगे और हम वही काम करेंगे जो PDM की लीडरशिप का मुतफ़िका फ़ैसला होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत अपोजिशन दोनों तरफ से इल्ज़ाम बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल किसी किस्म का टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है। बदनामी तो सियासतदानों की हो रही है, आप लोगों की हो रही है, सियासत की हो रही है। तो ये कुछ चांसेस हैं ये बंद होने का, ये सिलसिला इल्ज़ामात का जो शुरू हुआ है? देखिए, इसमें इल्ज़ामात की क्या बात है। मुझे बताएं कि 11 और 12 की दरमियानी शब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट रिटायर हो चुके हैं। सुबह 5:30 बजे तक जो है वो चेयरमैन सेनेट जो है वो अपने ऑफिस में मौजूद थे, जो उस वक्त चेयरमैन नहीं थे। फिर सुबह पता चला कि जी कैमरे फिक्स किए गए हैं। उससे एक दिन पहले सर्जेंट आर्म को तब्दील किया गया। उससे चंद हफ्ते पहले शिबली फराज साहब के रिश्तेदार को सेक्रेटरी जो है सेनेट लगाया गया, जिस पे शिबली फराज साहब कहते थे कि मैं हर अरबे इस्तेमाल करूंगा। हर अरबे में उन्होंने कैमरे लगवाए। हमने कैमरों का जो है बताया कि कैमरे लगे हैं। ये कैमरे का जो स्कैंडल है ये वाटर गेट से बड़ा स्कैंडल है। निक्सन में तो इखलाकियात थी कि उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, या तो बात इखलाकियात की होती है, लेकिन इतने ढीठ लोग इनके साथ क्या वो करेंगे, बता आपके सामने सारे कुछ। उसके बाद अगर आप देखें, उन्होंने कोरोना के नाम पे पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया है क्योंकि हमने उनसे एविडेंस मांगा है CCTV का। वो उसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए इन्हों पार्लियामेंट बिल्डिंग सील कर लिया है। हमें ख़तरा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को कहीं उनके रिकॉर्ड रूम को आग ना लग जाए, उसके पीछे ऐसा ना हो कि अपना रिकॉर्ड जला दें, आग लगवा दें। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है जो इस वक्त जो है सबके सामने है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। और उस वक्त जब ये कैमरे नस्ब किए जा रहे थे उस वक्त कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर थे। आज स्पीकर बताएं कि उन्होंने कैमरे किसके कहने पे लगवाए थे, या तो वो खुद चोरी में मुलविस थे, या वो खुद डाके में मुलविस थे, या तो फिर जो है किसी कहने पे लगाए थे। तो इखलाकी तौर पर अगर आप कहें कि लोग हंस रहे हैं तो लोग इस स्पीकर पे हंस रहे हैं, वो लोग इस पार्लियामेंट के कस्टोडियन पे हंस रहे हैं जिन्होंने अपने मतलब के लिए अपने मेंबरों को रात को कुरान शरीफ पे हल्फ लेने को कहा और सुबह कैमरे लगवा दिए। तो ये क्या तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है। अब मुझे बताएं, इखलाकियात तो ये कहते हैं कि स्पीकर को रिजाइन करना चाहिए कि उनके जुरिस्डिक्शन में कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें वो खुद मुलविस थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये वाटर गेट से बड़ा स्कैंडल है और आप देखेंगे एक दिन ये सामने आएगा और ये इनको जो है वो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि ये कोरोना SOPs के नाम पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग को ही बंद कर दिया गया है। वो तहकीकात कहाँ पहुंची जो कमेटी बनी थी कि कैमरे किसने लगाए, कहाँ से लगाए, किसके कैमरे थे, कुछ पता चला?
वो जो पहले काफी सारी कमेटीज बनती रही हैं हर दफा, वो उनकी तहकीकात कहाँ पहुंचती हैं? अच्छा चलें ठीक है, मैं नहीं होनी चाहिए वैसे, मैं नहीं सवाल पूछती है। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप ये तो खैर इनको भी पता चल जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है सीसीटीवी फुटेजेस वहाँ से निकालना। वो तो सिर्फ उन्होंने ये किया है कि जो सब कमेटीज हैं उनके इजलास वहाँ पर नहीं हुआ करेंगे, गैदरिंग्स नहीं होंगी, बाकी वहाँ पर स्टाफ मौजूद रहेगा। ये बिल्कुल खत्म तो नहीं होने लगा, खत्म नहीं होने लगा, लेकिन फिर भी वो जो ताखीरी हरबे नहीं इस्तेमाल किए जाते किसी भी चीज़ की तहकीकात में, तो वही उसी तरह की कुछ मुझे फीलिंग आ रही थी। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जी। 50 लाख घरों का जो ऐलान किया गया था, उसका पहला मॉडल घर वो तैयार हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आते साथ ही उन्होंने ये वादा किया था जब वो वज़ीर आज़म बने थे कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। तमाम लोग जो इस वक्त जिनके पास रहने के लिए घर मौजूद नहीं है उनको घर दिया जाएगा। और चीनी कंपनी ने अब निस्बतन सस्ता और हम ये कह सकते हैं कम वक्त में तैयार होने वाला घर जो है वो तैयार कर लिया है। बिल्कुल अब सिर्फ 49,0999 बाकी रह गए बनने वाले। मजाक कर रहा था। 30 से 32 लाख रुपए इसकी लागत है, कुछ भी नहीं है। ये 4 बेडरूम्स पर मुश्तमिल घर है, इसमें ड्राइंग रूम है, टीवी है, लाउंज है, किचन है, बैल्कनी है, घर का हिस्सा है, एक छोटी सी पार्किंग भी है। फाइबर से ये तैयार किया गया, ये सबसे खूबसूरत बात है। इसकी वजह ये कि एब्जॉर्ब नहीं करता फाइबर उतनी हीट जितना कंक्रीट करता है या फिर जितने बाकी मटेरियल्स करते हैं। यानी अगर गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी बहुत ज्यादा होगी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, जितनी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लोहे के गार्डर या कुछ और चीजें। और वो ये है कि ये घर 7.2 की शिद्दत का जलजिला जो है वो भी बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि महफूज तरीन हम इसको कह सकते हैं। और इस घर में मटेरियल की बात कर लेते हैं कि क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत जो है वो 30 से 32 लाख रुपए बताई गई है। ये कितना देरपा होगा, ये तमाम सवाल जो हैं इनका जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नकाश अहमद जो इस प्रोजेक्ट के हैं। नकाश साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए अब ये मॉडल घर जो तैयार किया गया है इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है और इसकी खुसूसियात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले GNN न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इधर हमारे पास है, जिन्होंने हमें टाइम दिया। एक्चुअली ये घर जो है ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये पूरी दुनिया में ऑलरेडी चल रही है। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ये टेक्नोलॉजी जो है दरियाफ्त की गई है। ये मेरे साथ मिस्टर टोनी हैं, चाइना से ये इस कंपनी के जो हैं वो मैनेजर हैं। तो ये जो घर है बेसिकली ये फैब्रिक शीट्स के साथ बनता है। इसकी जो वाल्स हैं, दीवारें, वो फैब्रिक शीट से बनती हैं। इसकी जो छत है वो कंक्रीट के मटेरियल से बनती है। तो ये ड्यूरेबल घर है जो तकरीबन इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7.2 तक के जो जल्जला है उसको ये बर्दाश्त इजीली कर सकता है। ठीक है नकाश, इस मटेरियल को इस्तेमाल करके 5 मरले का घर कितने अरसे में तामीर हो जाता है और कितने पैसे लगते हैं उस पर? ये जो 5 मरले का घर है ये तकरीबन 40 डेज़ में मुकम्मल तैयार हो जाता है। और इसकी लागत जो है नॉर्मली जो हम घर बनाते हैं ब्रिक्स के साथ, ईंटों के साथ, उसकी निस्बत काफ़ी कम आती है। ये तकरीबन 35 लाख के अंदर 40 दिनों के अंदर और 35 लाख में यह घर मुकम्मल तैयार फर्निश्ड घर तैयार किया जा सकता है। सही है। अच्छा ये बताइए जो आपके ने फाइबर शीट से तैयार किया जाता है घर, इसकी क्या खुसूसियात हैं, किस तरह से ये दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है और मॉडरेट दर्जा हरारत रखता है घर के अंदर? एक्चुअली इस घर की जो वॉल्स हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है, ये 3 लेयर्स में ये वॉल तैयार होती है। उसकी वजह से जो बाहर वाली लेयर होती है उससे टेम्परेचर अंदर जो खला है उसमें आता है, वो आगे जो है वो पास आउट नहीं होता। उस खला की वजह से जो है ना टेम्परेचर को मैनेज कर लिया जाता है। यानी कि बाहर अगर लेट्स सपोज 48 डिग्री होगा तो अंदर मैक्सिमम जो है 37-38 होगा। सही बिल्कुल, मतलब इंडक्शन को ज़हन में रखा जाता है। तो ये जो मटेरियल है, ये जो फाइबर आप बता रहे हैं, ये इजीली पाकिस्तान में मिल जाता है? एक्चुअली करंटली तो ये मटेरियल तकरीबन टोटल इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन विद इन फ्यू टाइम जो है हमारी इंडस्ट्री इधर लग रही है, तो विद इन 6 मंथ 1 ईयर इट विल बी फंक्शनल। दैन जो है हमारा जो रॉ मटेरियल है वो भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होगा और इंपोर्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नकाश बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ही ज़बरदस्त 30 से 32 लाख रुपए 5 मरले का घर अगर आपको मिल जाए, डबल स्टोरी, और वो बना हुआ कितना खूबसूरत है। वो हम ब्रिक्स वाला जो है वो इससे डबल से भी ज़्यादा कॉस्ट है उसकी 5 मरले। ऐसा ही है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है बनने में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मुझे प्रोजेक्ट लग रहा है। और अगर इसी तरह से बनता है, क्योंकि कम वक्त में भी तैयार होता है, तो मेरे ख्याल से बन ही जाएंगे 50 लाख। बात करते हैं 50 लाख घर बन ही जाएंगे। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ कोरोना की हमें बात करनी है। और कोरोना से लड़ने
वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स जो हैं उनको किस तरह से आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना की जो इस वक्त सूरत हाल है। तीसरी लहर जो है उसका आगाज़ हो चुका है और ये काफ़ी ख़तरनाक भी करार दी जा रही है। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके बाद हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पाबंदियाँ भी बढ़ा दी हैं। तालीमी इदारे हों, शादी हॉल्स हो, अवामी इज्तिमात हो, सब पर एक मरतबा फिर से पाबंदी लगा दी है। बाजार, मार्केट्स, मॉल सब कुछ शाम 6 बजे अब बंद हो जाए। एब्सोल्युटली। और कहा यह गया है शहरियों से कि मास्क खास तौर पे पहने। ये हमारी भी वैसे आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क खास तौर पे पहना करें, एक मुनासिब फासला इख्तियार करें, हुजूम में जाने से परहेज़ करें। एहतियात ही वो वाहिद रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं। ये नई लहर हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लीथल हो सकती है क्योंकि ये जो इसका फैलाव है वो बहुत तेज़ है। 70% जो पहले वाला था उससे ज़्यादा तेज़ी से ये वाली वायरस की स्ट्रेन फैल रही है और ये ज़्यादा मोहलिक भी कही जा रही है। पहली 2 लहरों ने मुल्क में सैकड़ों अफराद की जान ली थी, लेकिन ये जो लहर है अगर इस पर सही एहतियात ना की गई तो ज़्यादा हो सकता है नुकसान इससे। और ख़ास तौर पे हम जो अब बात करने लगे हैं वो करने लगे हैं अपने तिब्बी अमले के हवाले से, अपने डॉक्टर्स के हवाले से, पैरामेडिक्स के हवाले से, नर्सेज के हवाले से। बड़ी ही जामफशानी से काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी कोशिशों को और उनकी जो मेहनत है उसको बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है। आलमी तंजीम जो है उनकी जानिब से कई नाम सामने आए हैं। 9 ग्लोबल हीरोज़ की एक लिस्ट बनाई गई है और इसमें एक अच्छी बात यह है, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा जो हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए, बहुत फ़ख्र की बात है। उनसे ही हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, स्पेशली इस पेंडेमिक की अगर हम बात करें, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो जाते हैं मरीजों के पास, उनका इलाज करते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो पर्सनल लाइफ होती है वो कितनी मुतासिर होती है आप लोगों की? जी थैंक यू वेरी मच आयशा। बिल्कुल पर्सनल लाइफ बहुत इफ़ेक्ट होती है और हमने देखा कि हमारे अमले ने, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो या ऑक्सिलरी स्टाफ हो, हर एक ने बहुत जान फशानी से काम किया। नॉट ओनली इन कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही बड़ी मुशक्क़त से काम किया है। एंड ट्रस्ट मी, ये बड़ा मुश्किल मरहला था। ये एक तो हमने कभी पैंडेमिक्स देखे नहीं थे और पहली दफ़ा ये पैंडेमिक आया था हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोगों ने बहुत जवां मर्दी से काम किया, सब लोग लगे रहे और डटे रहे और अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान हैज़ फेयर्ड बेटर दैन अदर कंट्रीज़। अब 2-4 चीज़ें थी जो मैं आपसे बताना चाहूँगी इस मौके के ऊपर। एक तो ये कि जो हमारा SOPs हैं वो लोग अच्छी तरह, पहले तो एक मिथ ही लगा रहा कि जी ये कोई चीज़ ही नहीं है कोरोना और उससे लोग जानबूझ के कर रहे हैं और पैसे बनाने के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर बड़ी इल्ज़ामात लगाए गए। हालांकि ऐसा नहीं था और अब सब ने देख लिया, हर घर इससे इफ़ेक्ट हुआ है। तो पहली तो ये बात थी। तो अब मेरे ख्याल में अब सबको समझ में आ गया कि कोविड एक बीमारी थी जो सारी दुनिया में फैली हुई है और अभी भी बहुत सारे लोग इससे नबर्द आज़मा नहीं हो चुके। पहली लहर आई, फिर वो कुछ कम हुई, फिर दूसरी लहर आई और अब तीसरी लहर की आमद शुरू हो गई है और हम ख़ास तौर पे पंजाब और KPK में देख रहे हैं कि ये लहर आ रही है। तो अब जो अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही बताई थी कि हम क्योंकि हमने पेंडेमिक कभी देखे नहीं थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको क्या लगता है कि उसकी क्या वजह बनी? पाकिस्तान जो है वहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिस तरह दूसरे मुल्कों में सूरत हाल थी कोरोना के बाद, वैसी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं देखने में आई। तो इसका रीज़न आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो मुझे अगर फ्रैंकली पूछें तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पहले तो टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो इसलिए हमें पता नहीं चला। आम तौर पे लोग जो हैं समझते हैं कि जी बूढ़े लोग हैं, अगर इंतकाल भी हो गया है घरों के अंदर लोगों का, तो वो समझते हैं कि शायद बुढ़ापा था और इंतकाल कर गई, बगैर ये सोचे हुए कि शायद कोई बीमारी ऐसी लाहक हुई, सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, अल्लाह की रज़ा समझ के लोग छोड़ देते हैं इस बात को। तो ये भी एक वजह थी कि हमें बहुत सारी डेथ्स का पता ही नहीं चला होगा और हमें इसकी सिवेरिटी का पता नहीं चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत एग्रेसिवली शुरू हुई। यहाँ पे सिंध के प्रोविंस में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ इसमें और बड़ी एग्रेसिवली इन्होंने टेस्टिंग कैपेसिटी शुरू की और इसमें हमने बहुत सारे केसेस ऐसे बड़ी तारीफ भी हुई तमाम दुनिया में। डॉक्टर साहब, आप खास तौर पे आपकी बात ये करना चाह रहा था कि आप खुद जिस वक्त आप देख रही थी और तमाम अरेंजमेंट्स आप देख रही थी, आप खुद कैंसर का शिकार रहीं और अपना आप खुद ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा होगा
और इस पर ज़रा बताइएगा कि किस तरह से आपने अपनी तमाम तर इंतज़ामी जिम्मेदारियों को निभाया था। बस मैं समझती हूँ कि जी वो ज़िंदगी बड़ी लाहासिल होती है जिसमें आप बर वक्त जो है आप लोगों के काम ना आ सके। अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार ज़रूर हुई थी, लेकिन हिम्मत बहुत पकड़ी, अल्लाह मियाँ की बड़ी मेहरबानी थी और बहुत मशक्क़त से हमने मिल के सब लोगों ने ये काम किया और आई थिंक अल्लाह मियाँ ने हमें वो स्ट्रेंथ दी थी। हमारा काम ही यही था कि हम खिदमत करते लोगों की, और ये कोई एजाज़ात लेने के लिए नहीं होता, बल्कि दिस इज़ द वे वी आर ट्रेंड, कि हमारी ट्रेनिंग में ये शामिल है कि हमने काम करना है। और हमारा काम तो वैसे भी बड़ा सख्त होता है कि आपने इमरजेंसी को भी टैकल करना है, आपने पेशेंट्स को भी देखना है और आपने अपनी बाकी दीगर जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी ट्राइंग टाइम फॉर मी इन माय पर्सनल लाइफ। माय हस्बैंड वाज वेरी सीरियसली अनवेल विद कोविड। उनको कोविड हो गया और अस्पताल में दाखिल थे और मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी करती रही, और उसके बाद फिर मुझे ये मर्ज़ हो गया उसी दौरानिए में। तो इट वाज रियली अ वेरी ट्राइंग टाइम फॉर मी। और मैंने हिम्मत तो की, मेरे कॉलीग्स ने, मेरे जितने भी साथी थे, सब लोगों ने सब ने हिम्मत बंधाए रखी और मैं काम करते चले गई। और अब आपके सामने हूँ कि अल्लाह मियाँ ने बहुत बेहतर कर दी सिचुएशन, और वी आर स्टिल देयर एंड वी हैव द सेम स्ट्रेंथ। उसी जज्बे के साथ हम काम करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी जान छूट जाए इंशाल्लाह। हमारी सबकी भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से जो है इस वबा का खात्मा हो जाए। डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रही हैं कि इस तरह के टाइटल्स होते हैं या दुनिया भर में नाम होना होता है, ये सिर्फ किसी शख्सियत की बात नहीं है। वो तो जब एक शख्सियत हो उनका नाम इस तरह से दुनिया भर में लिया जाए तो उसके साथ पूरा मुल्क जो होता है उसका नाम जुड़ा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इससे पूरी दुनिया में डेफिनेटली पाकिस्तान की भी पजीराई हुई कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक डॉक्टर हैं, उन्होंने किस तरह से एक हीरो की तरह काम किया है। वो ख़ुद भी इस मूजी वबा का शिकार हुई, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। और आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप आज भी, आपके हौसले जो हैं वो उसी तरह से बुलंद हैं और कह रही हैं कि उसी तरह से हमें काम करना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मुल्क का नाम जो है वो इस तरह शख्सियात से जोड़ा जाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदे होते हैं, ये भी बड़ा अहम है। बिल्कुल जी। मैं तो इस मुल्क में एक बहुत ही छोटा सा काम करने वाले इंसान हूँ। मुझसे बहुत बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क का नाम जहाँ जहाँ रोशन हो सके बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। और अगर इस तरह छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देखें तो इट मेक्स अस वेरी हैप्पी कि हमारे मुल्क की रिकग्निशन हो कि हम भी बाकी दुनिया की तरह काम कर रहे हैं और एक्नॉलेजमेंट हुई है। तो इट्स वेरी नाइस कि हमारा एब्सोल्युटली हमें भी बहुत फ़ख्र है और हमारी तरफ से सलूट। और तमाम मेडिकल स्टाफ, आप मेडिक्स हैं और नर्सेज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थी और इसी तरह से आप खिदमत जारी रखेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होता रहेगा। और इंशाल्लाह दुआ आखिरी है कि कोरोना इस दुनिया से चला जाए बस। बिल्कुल ऐसे ही। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आखिरी हिस्से में हमें अहम टॉपिक की बात करनी है। पेशावर में एक नई सर्विस जू बाइसिकल उसका आगाज़ किया गया है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कि केपी हुकूमत ने पेशावर में एक बाइसिकल सर्विस मुतारफ़ करवाई है जो माहौल दोस्त भी है, सस्ते में सफ़र भी हो जाता है और आप फिट भी रहेंगे। ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है। वही जो हम पहले बात कर रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग दे प्रेफर, वो खान साहब भी किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की एग्जांपल देते थे ना, वो साइकिल पे ऑफिस जाता था या क्या कुछ ऐसे भी था। एनीवेज ये इब्तदाई तौर पे ये 360 साइकिल्स के लिए जो 32 डॉकिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और पेशावर के शहरी अब बस से उतरें, डॉकिंग स्टेशंस पर जाएं, साइकिल किराए पर हासिल करें और जहाँ जाना जाएं और फिर उसके बाद जितने टाइम के लिए उतने पैसे अदा करें और फिर वापस करें। आधे घंटे से 1 घंटे तक का ये जो इसका किराया है वो 20 रुपये और 1.5 घंटे का 30 रुपये, बहुत ही मुनासिब है। आप फिट भी रहेंगे, आपको सिर्फ 20 से 30 रुपये देने हैं, आप उस तरह से आपको चलना भी नहीं पड़ेगा। तो इसके बारे में कुछ मजीद जान लेते हैं कि ये आइडिया किस तरह से आया और कहाँ तक इसको लेकर जाए। साथ मौजूद हैं कामरान बंगर साहब, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस सर्विस का आगाज़ पेशावर में किया गया है और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा कदम है। शहरियों को इस तरफ माइल करने के लिए भी क्या कोई हिकमत अमली बनाई गई है हुकूमत की तरफ से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जू बाईसाइकिल या साइकिल शेयरिंग का जो सिस्टम है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो
BRT के बारे में एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा हो रहा था कि ये कॉरिडोर पर नहीं चल पाएगी और इसके जो अगले फीचर्स हैं वो नहीं हो पाएंगे, ये नामुमकिनात थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि BRT भी कॉरिडोर पर चल पड़ी और अब जो फीडर रूट्स हैं वो भी ओपन हो गए हैं। ये ज़ू बाईसाइकिल शेयरिंग का सिस्टम भी पेशावर यूनिवर्सिटी और हयाताबाद में स्टार्ट हो गया। इसमें एक कल्चर को फ़रोग़ देना है। ये जो साइकिलिंग है या राइडिंग का जो कल्चर है, वेस्ट में इसको बहुत ज़्यादा एडॉप्ट किया गया है। हेल्थ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के लिए भी, और एक जो लोगों में ओवर द पीरियड कार्बन की फुटप्रिंट कम होती है, माहौल दोस्त है, ये सारी चीज़ें। तो अवेयरनेस के लिए ऑलरेडी हमने एक मुहिम शुरू कर दी है। हम मुंतखब नुमाइंदगान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो नेशनल और इंटरनेशनल साइकिलिस्ट्स हैं हमारे, हमने उनको मदऊ किया है, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ किया है, यूथ को किया है। ओवरऑल इसका इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे बड़े दूररस नताइज होंगे और इससे पेशावर को बड़ा फ़ायदा होगा। और पेशावर की जो यूथ है, देखें हम जब बच्चे थे या यंग थे बहुत ज़्यादा, वो उस ज़माने में एक BMX और सोहराब और ये वाले साइकिल्स होते थे, उसको हम बड़ा शौक़ से चलाते थे। तो अभी वक्त आ गया है कि इस ज़माने में लोगों का सेहतमंद रहना और हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंशाल्लाह इसको यूथ अडॉप्ट करेगी। पेशावर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी बड़ा वेलकमिंग रहा है, हैदराबाद में भी लोगों ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है, बाकी जो पेशावर के इलाके हैं उसमें भी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सही, बिल्कुल ठीक है। जब पहले हमने देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं बंद हो जाते हैं, कभी दिलचस्पी नहीं रहती, कभी फंड्स ख़त्म हो जाते हैं। आपके ख्याल में ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसकी कामयाबी के इम्कानात क्या हैं, कितने पुरुमीद हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक हकीकत है कि जब चेंज आती है तो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस भी आती है और इसके लिए फिर लोग रेडी भी नहीं होते। बट मैं ये समझता हूँ कि हमारे शहरी बड़े अवेयर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आगाह हैं। उम्मीद है कि इसको हम फेल नहीं होने देंगे। हम नुमाइंदे हैं अपने यूथ के, अपने शहरियों के, और हम इसको जब ऑन करेंगे तो शहरी भी इसको ऑन करना शुरू कर देंगे। इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि हम दुनिया के दीगर मुल्कों को देखें तो वहाँ पर अलहदा से लेन मुख्तस कर दी जाती है जो लोग साइकिल चलाते हैं उनके लिए। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हवाले से भी कोई गौर करिए, अलहदा से कोई लेन बनाई जा सकती है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ख़ुद देख चुका हूँ अमेरिका में, यूरोप में, नेदरलैंड बिलखुसूस, वहाँ पे जो बाईसाइकिल के लिए अलग लेन्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से साइकिलिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह शहरियों की दिलचस्पी के बाद ऑलरेडी जो BRT का हमारा जो कॉरिडोर है, इस पे एक अलग से लेन है साइकिल्स के लिए। और भी डिमांड आती है तो हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। हमारा तो एजेंडा ही पब्लिक को फैसिलिटेट करना है। इंशाल्लाह जो हमसे हो पाएगा, जो हमारे पास वसाइल हैं, हम उससे ज़्यादा आगे जाएंगे। अपने शहरियों को और बिलखुसूस पेशावर के लोगों को हम बड़ा सफ़र कर चुके हैं। हम इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे लिए एक खुशी का झरोका होती हैं हमेशा। मैं जब भी अब जाता हूँ जहाँ कहीं भी, तो मुझे लोग कहते हैं कि यार वो साइकिल्स बड़े मज़े की हैं, और लोग बड़ा एक मोटिवेशन है। जब मैं उस दिन उसमें हमने राइड किया, मैंने और तैमूर झगड़ा ने, तो ये एक खुशी है पेशावरियों में। इंशाल्लाह ये एक्साइटमेंट रहेगी और इसकी अडॉप्टेबिलिटी के लिए हम जितना भी हो सके लोगों को अपने साथ बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा कामरान भाई, जो किराए रखे गए हैं वैसे तो वो नॉमिनली लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? वो क्या कहेंगे इस पे आप? हम रिस्पांस को देखेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर नज़र आसानी हो सकती है। हमारी यूथ है पेशावर यूनिवर्सिटी में और हयाताबाद में, फ़िलहाल हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ये पैसे ज़्यादा हैं। अगर यूथ को लगता है कि ये ज़्यादा हैं तो वो हमें अप्रोच करें। आपने बता दिया, हम इसके ऊपर गौर कर सकते हैं, लेकिन इसको यूटिलाइज़ करें रिगार्डलेस कि इसके पैसे, हम उसके ऊपर सोच सकते हैं। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम इससे पैसे कमाएँ। पैसे कमाने के लिए ये नहीं है साइकिल का जो सिस्टम है। हम चाहते हैं कि ये साइकिल्स महफूज रहें और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो उसके लिए हम इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। ये रिव्यू हो सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। कामरान बंगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर एक और चीज़ अकबर, मैं देख रही थी कि 3 रोज़ तक आप अपने पास साइकिल रख सकते हैं और 3 रोज़ में आपने वापस करनी है। उससे पहले सिक्योरिटी भी देनी है। वैसे आपने पहले रजिस्टर करवाना है, आपने 3000 देना है। खैर अच्छी है, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख के। एग्जैक्टली, लेट्स सी अब इसके ऊपर अमल दरामद जो है इसी तरह से चलता है या नहीं चलता। उम्मीद तो हमारी यही है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो कामयाब होने चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। इसके साथ ही वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।